बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त एक नहायत नाजुक दौर से गुजर रहा है। एक जानिब मुल्क को दहशत गर्दी के बढ़ते हुए ख़तरात का सामना है, तो दूसरी जानिब सियासी महाज पर भी कशीदगी में इजाफा देखने में आ रहा है। ऐसे वक्त में जब कौमी इत्तेहाद और यकजहती की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ मामलात पर एक दूसरे पर तनकीद करती दिखाई दे रही हैं। दोनों जमातों के बयानात और इख्तलाफात सियासी माहौल को मज़ीद तल्ख़ कर रहे हैं, जबकि अवाम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या मौजूदा हालात में सियासी इख्तलाफात को कम करके कौमी मफाद को तरजीह नहीं देनी चाहिए। मज़ीद ये कि कश्मीर के मामले पर एक मुस्बत पेशरफ्त भी सामने आई। हुकूमत और कश्मीर एक्शन कमेटी के दरमियान हालिया मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बामी एतमाद और मफाहमत के बाद कश्मीर एक्शन कमेटी ने मुजफ्फराबाद की जानिब मार्च मौखर करने का फ़ैसला किया, जिसे हालात को बेहतर अंदाज में संभालने की एक अहम कोशिश करार दिया जा रहा है। लेकिन यह मामला एक मुस्तकिल हल नहीं है, क्योंकि मुतालबात ना मानने की सूरत में एहतजाज दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन शाबान जारी है, जहां पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि फोर्सेस इस वक्त मजबूत पोजीशन में है और मुल्क दुश्मन अनासर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। लेकिन अपने प्रोग्राम में इस चीज़ का भी जायज़ा लेंगे कि हुकूमत क्या सिर्फ फ़ौजी ऑप्शन के ज़रिए बलूचिस्तान में हालात ठीक करना चाहती है, या किसी और पॉलिसी के तहत भी हालात बेहतर करने की कोशिशें जारी हैं। आखिर में बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी की, इसके क्या नताइज निकल सकते हैं। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक हालिया इंटरव्यू में कहा है कि आइंदा आने वाला हफ्ता मज़ीद ख़तरनाक साबित हो सकता है और अमेरिका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली के निज़ाम को भी निशाना बना सकता है। दूसरी जानिब ईरान ने भी सख्त रद्द अमल देते हुए वाज़ेह किया है कि किसी भी नई जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा और अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। आज इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर गौस मोहम्मद ख़ान न्याजी साहब, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ होंगे मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब। उनके साथ होंगे नासिर शराजी साहब, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, और एक्स एम्बेसडर मियाँ सनाउल्लाह साहब। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। गौस मोहम्मद साहब, पहले तो प्रोग्राम में खुशामदीद, आप पहली दफ़ा मेरे प्रोग्राम में आए हैं। दूसरा सर, सवाल यहाँ से शुरू करूँगा कि कल मेरे प्रोग्राम पे कादिर मंदुखेल साहब थे, उनकी बातों से कुछ मैंने अंदाज़ा लगाया कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिवाइड दोनों जो रूलिंग पार्टीज़ हैं, यानी PMLN आपकी पार्टी और उनकी पार्टी PPP, इसके दरमियान काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। मामला था कश्मीर एक्शन कमेटी और कश्मीर के अंदर हालात का और होने वाले जो इलेक्शन अपकमिंग है उनका। उस पर मैं उनसे सवाल कर रहा था, तो उन्होंने तमाम जो इल्ज़ाम था वो राणा सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात पे लगा दिया और बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर का भी जिक्र किया। आप कैसे देखते हैं सर, बयानात की वजह से ही सारा मामला ख़राब है? जबकि एक अच्छी खबर भी आज आप लोगों ने कुछ मुज़ाकरात करके वो जो लॉन्ग मार्च था उसको मुजफ्फराबाद की तरफ उसको रुकवा भी दिया। तो पहले इस पे कमेंट कर दें पॉलिटिकल डिवाइड पे, फिर आगे मैं आपसे मज़ीद भी सवाल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तो एक बात तो वाज़ेह है कि जी पीपल्स पार्टी का अपना नज़रिया है, समीगुन का अपना नज़रिया है, और हम एक हमारे वन पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठे हुए हैं कि हमने हुकूमत करनी है। ज़ाहिर है उन्होंने अपने नज़रिए के मुताबिक बात करनी है, हमने अपने नज़रिए के मुताबिक बात करनी है जी। और हमारा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, कश्मीर एक्शन कमेटी के हवाले से उनका अपना होगा जी। तो उस हवाले से थोड़ा बहुत ये फ्रिक्शन तो उस पर है जी। लेकिन जहाँ पाकिस्तान का मसला आएगा, यहाँ पाकिस्तान की बका का मसला होगा या कश्मीर की बका का मसला होगा जी, उसमें हमारे में कोई इख्तलाफ नहीं है। और दोनों जिम्मेदार सियासी पार्टी हैं, और कहीं भी हमेशा जो जिम्मेदार सियासी पार्टी होती हैं वो इख्तलाफात तो होते हैं, फिर बैठ के टेबल पे जी मुज़ाकरात में उसका हल तलाश करती हैं। बिल्कुल। और ये एक सियासी पार्टी का एक खूबी होती है जी। तो थोड़ी बहुत फ्रिक्शन है कि वो चाहते हैं कि कश्मीर एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं उन पर कैसे हल किया जाए। मेन जो मसला कश्मीर एक्शन कमेटी का है, वो जो महाजरीन की 12 सीटें हैं जी, जो पाकिस्तान में कश्मीरी बसते हैं, वो कश्मीर एक्शन कमेटी चाहती है कि उसको इनको ख़त्म किया जाए। बल्कि हमारा ये विजन है कि वो कश्मीर महाजरीन है, मुतासरीन मंगला डैम है, उन्होंने कुर्बानी दी है, अपना घर बार छोड़ा है, वो क्यों वोट मालूम करें।
और फिर मतलब है उस पे, और ये देखो फिर एक कानून साज असम्बली जो कश्मीर की है उसका एक आइन और कानून है जिसके मुताबिक वो फैसले करते हैं। जी और ये सीटें अगर इसको कम करना है या बढ़ाना है या ख़त्म करना है, ये उस असम्बली का काम है। अब पिछली असम्बली है उसकी मुद्दत पूरी हो चुकी है, अब नई असम्बली जो है उसने आके काम करना है। नई असम्बली मुंतखब होगी तो वो जब अगर सहीयत होगी तो उसको ख़त्म भी कर सकती है, अगर नहीं होगी तो नहीं करेगी। हमारा ये मौक़िफ़ है इस मुद्दे। जी इस मामले में बाकी मुतालबात तो जितने हैं वो काफ़ी माने हैं। जहाँ देखो तो बिजली के मसाइल जहाँ हैं, जहाँ वहाँ 3 रुपए या बिल्कुल। 4 रुपए यूनिट मिल रही है, और पाकिस्तान में हम पता नहीं 30-40 रुपए पर जो है 50 रुपए से ऊपर। जी जी 50 रुपए ऊपर दे रहे हैं। और बाकी हमारे जितने लोन्स हैं हम उसको मार्कअप देना पड़ा है, और जो इंटरनेशनल हालात फेस कर रहे हैं, हमें तो कश्मीर को हर सूरत बचाया हुआ है। और कश्मीर खास कर पाकिस्तान ने पता नहीं कितनी जंगें लड़ी हैं और पाकिस्तानी कुर्बानियाँ दी हैं उसके लिए। बिल्कुल। तो कश्मीर भाई से इजहार यकीन हहमने हर लेवल पे किया, पाकिस्तान में किया, इंटरनेशनल पे किया, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में किया। और जब भी कोई जन असम्बली में तकरीर होती है पाकिस्तानी सदर की या वज़ीर आज़म की, तो हमेशा कश्मीर का इशू सरफहरिस्त होता है। बिल्कुल। तो हम तो कश्मीर के वो के साथ हैं, उनके साथ लड़े तब की अपने हकूक़ की लड़ाई है उनके साथ हैं, और हमेशा उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब देखो जो पहले दिन कश्मीर एक्शन कमेटी का जो रवैया था जी ज़ाहिर मुज़ाकरात के लिए, अब वो काफ़ी हद तक डिल्यूट हो गया, कुछ लोगों से डिसोसिएट हो गई है। कुछ जी शर्पसंद अनासर ऐसे हैं जहाँ जो बाहर बैठकर और मुल्क से बाहर बैठकर वो इनको गाइड कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं। और फिर इंडियन इस बात के भी सबूत है कि इंडिया से भी उनको इमदाद मिल रही है, बीच में कोई रास्ता है कार्बन वहाँ से, और वहाँ से वो कर रहे हैं। तो ये चंद चीज़ें हैं, ये जो एंटी स्टेट है इसके हम खिलाफ हैं, और हम इस चाहते हैं कि उन एलिमेंट्स को अलहदा कर दिया जाए। बाकी मुज़ाकरात हमेशा, हर मामले का हल मुज़ाकरात होता है, हम मुज़ाकरात करेंगे। अब बिलावल साहब का क्या नज़रिया है? मुझे तो ज़ाहिर है वो भी एक जी वो सियासी कह पार्टी रहे से हैं कि ताल्लुक़ रखते हैं। जो वफाकी वज़रा हैं उनका इशारा राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ है। उन्होंने कहा इनके बयानात की वजह से ही सारे मामला ख़राब हुए। उनका ये व्यू पॉइंट है। और साथ ही साथ मैं आपको राना एक, साहब तो कल मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे कादिर मंदूखेल साहब, एक उनका मैं शॉर्ट आपको सुना देता हूँ क्या गुफ्तगू की उन्होंने, फिर आप अपना कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दे दीजिएगा। आइए वो गुफ्तगू सुन लेते हैं। इनकी सीटों के हक में तो असम्बली कानून भी नहीं थी। जी बिल्कुल। लेकिन इसी दौरान जो ना राना सनाउल्लाह ने एक बयान डाल दिए जिसका वीडियो आपकी नजर से भी गुजरा होगा। जी उन्होंने बोला कि ये माजरीन की सीटें हैं, ये तो मेरे जेब में है, मैं इंतजामिया को उम्मीदवारों के साथ बिठा दूंगा और सीटें जीत लूंगा। तो बिल्कुल। ये बातें जब कादर खान मंदोखेल ने सुन ली है तो एक्शन कमेटी ने जरूर सुन लिया होगा, देखा होगा। कौमी असम्बली के फ्लोर पे ख्वाजा आसिफ को जिस तरह फौज के खिलाफ वीडियो आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद है। लेकिन क़यामत की निशानी है कि वो वजीर दिफा है, और वजीर दिफा भी ऐसा है कि जब हिंदुस्तान के साथ जंग हो रही थी तो ये ना जाने कहाँ छुपा हुआ था, इनका कोई बयान, कोई आगे पीछे कुछ नजर नहीं है। जबकि अमरीकी वजीर जंग या वजीर दिफा जो है ना, आप देख लें कि वो बाकायदा हर मोड़ पे मौजूद था। इवन कि आप आर्मी चीफ, जी हम इनको कश्मीर का, जीपी का या पाकिस्तान के जो हालात है वो इन पटवारियों के रहम करम पे तो नहीं छोड़ सकते हैं। और नून लीग के बारे में मशहूर है मरून पीर पगाड़ा का कि जब ये फंसते हैं तो ये पाँव को हाथ लगाते हैं, और जब मतलब निकल जाते हैं तो गर्दन पकड़ लेते हैं। तो ये तो उनकी पुरानी आदत है। जी नियाज़ी साहब, आपने कादिर मंदूखेल साहब की गुफ्तगू सुनी। ये काफ़ी संगीन इल्ज़ामात हैं और मेरे ख्याल में तो बड़ी एक सीरियस डिवाइड की तरफ इशारा करते हैं। आपने बड़े अच्छे अंदाज से एक बड़ी मुदब्बर किस्म की स्टेटमेंट दी, तो ये ज़रा देख लें कि इसके ऊपर अब आपका क्या कमेंट है। अच्छा, मैं तो थोड़ा सा ये बात को डिम आ रही थी, जी तो पूरी इस तरह समझ नहीं सका। राना सनाउल्लाह पता नहीं कुछ कहा है उन्होंने, जी पता नहीं क्या, मैं पूरा समझ नहीं सका उनकी बात को, जो आवाज़ कम आ रही थी। जी जी बहरहाल मैं हमारा जो राना सनाउल्लाह के मुतालिक जो फरमा रहे हैं, देखो जी, जब उन्होंने कश्मीर राना एक्शन साहब के बारे में कमेटी कहा कि वो कहते हैं कि वो 6 सीटें तो मेरी जेब में पड़ी हैं मुहाजिरीन की, तो वो जब चाहेंगे हम हुकूमत बना लेंगे। कश्मीर के हवाले से जो अक़लियतों की सीट्स हैं उनकी बात। जज्बाती जज्बाती बातें हो जाती हैं जी उसमें। ज़ाहिर है जो पाकिस्तान में कश्मीर रहते हैं हमेशा पाकिस्तान के साथ हैं, उनकी औलादें सब यहाँ हैं, उनके बिजनेस यहाँ हैं, वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं। बिल्कुल उस पर ज़ाहिर है कि हमें
पता होता है कि यहाँ कहाँ कश्मीर के लोग जो है पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमारे साथ खड़े हैं। हमारी वहाँ हुकूमत बन चुकी है आज़ाद कश्मीर में, और 6 सीटें बल्कि इंशाल्लाह ज़्यादा सीटें होंगी। अब कुछ ऐसी चीज़ें होते हैं कि ये जज्बात में आके अब कश्मीर एक्शन कमेटी वालों ने एक क्लिप जो मैंने देखा था, जी वो हमारे फील्ड मार्शल की तस्वीर की भी हुरमती कर रहे थे। जी तो जब ऐसी चीज़ें वो करते हैं तो फिर हमें भी एक ऐसा बयान देना पड़ता है जिसकी वजह से ज़ाहिर है हमारा भी वर्कर है, वो भी चाहते हैं कि जी देखो ये क्या हो रहा है। जी हमें भी कुछ अपने वर्कर्स का मोराल बुलंद करने के लिए कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देनी पड़ती है, और हमारी लीडरशिप देती है। जी उसका मतलब ये ना समझा जाए कि खुदा न खासा हम कश्मीर के खिलाफ हैं या कश्मीरियों के राय के खिलाफ हैं। बिल्कुल कश्मीर को जो नहीं, जिसको वोट लेकिन देना इसके चाहें लिए उनका एक अपना है। ओवरऑल कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट तो न्याजी साहब ना भी अगर दें तो कारकुन फिर भी खुश ही रहेंगे। जिन लोगों ने ये हरकत की उनके खिलाफ स्टेटमेंट दे दें। आप एक जेनेरिक स्टेटमेंट तो कश्मीर के खिलाफ इतना मुनासिब नहीं है, जो आप जो फरमा रहे हैं, जिससे मुझे समझ आई है। आगे ये आपकी अपनी राय। अब देखो जी, मैंने वो कहा ना कि जब उधर से इसके सख्त बयान आते हैं तो जी कुछ ना कुछ फिर हमें बयान देना पड़ता है, जी अदरवाइज हमारे कोई नहीं। और वो जो कश्मीर एक्शन कमेटी का जो एक टेम्पो बना था बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो संजीदा लोग हैं बिल्कुल अलहदा हो गए हैं, इलेक्शन में मसरूफ हो गए हैं। और बाकी जो पार्टी हैं, अब मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जी आप हमारे सियासी किरदार अदा करें, जो अच्छे एलिमेंट्स हैं जो बातचीत करना चाहते हैं। जी बिलावल से, और बिलावल साहब ने वजीर आजम को मिले हैं, सागदार को मिले हैं, नायब वज़ीर आज़म को मिले हैं। तो बहुत सी पेशरफ्त जो है वो इंशाल्लाह अच्छी पेशरफ्त जारी है। मुझे लगता है कि इलेक्शन से पहले ही जो है ये मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे और जी कंप्रोमाइज हो जाएगा, और बिल्कुल एक सियासी जो इंतशार नजर आ रहा है खत्म हो जाएगा, और फिर जी एक अच्छे माहौल में इलेक्शन होगा। जी और बाकी जिसको जो मंडेट अवाम देगी तो इंशाल्लाह वो हुकूमत बनाएंगे। वो बिल्कुल फिर हुकूमत बन जाएगी तो वो अगर सीटें महाजी खत्म करना है बेशक खत्म कर दें, लेजिस्लेशन हमें कर तो उस दें। पर कोई इतराज नहीं है। ठीक ये है असम्बली का एक काम है। हाँ जी, हाँ। जी, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मौलाना साहब के रोल की आपने बात की। उन्होंने कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात कराने की दावत भी दी थी। साथ ही उनका एक बयान भी बड़ा वायरल हुआ है और उसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। आप जानते ही हैं, उन्होंने कसूर में जलसा आम से ख़िताब करते हुए जो बयान दे दिया था कि फ़ौज अगर फ़ौजी शहादत देते हैं तो तनख्वाह भी लेते हैं। इसके ऊपर काफ़ी बैकलैश आ रहा है। और कल हमारे ही एक प्रोग्राम में असलम गौरी साहब तर्जुमान हैं JUIF के, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब गलती कोई नहीं की तो फिर माफ़ी किस बात की मांगनी है। वो भी बयान सुन लें और इसके ऊपर कमेंट कर दें। ये बयान ठीक था? इतने बड़े जो पॉलिटिकल लीडर हैं, सीनियर सियासतदान हैं, उनको ऐसा बयान देना चाहिए? पहले ये ज़रा आप सुन लें उन्होंने क्या फरमाया हमारे प्रोग्राम में, उसके बाद फिर बात करते हैं इस पर। किस चीज़ की माफ़ी? जब कहा गलती की नहीं तो बात, अगर माफ़ी मांगनी है तो मियां नवाज शरीफ मांगे। क्या उसने फौज के खिलाफ बातें नहीं की? अगर माफी मांगनी है तो ख्वाजा आसिफ मांगे, अगर माफी मांगनी है तो आसिफ अली जरदारी मांगे। पहले तो वो माफी मांग लेना। उन्होंने क्या किया था? हमसे माफी का मुतालबा क्यों भाई? हमने तो जुर्म नहीं किया। हम तो कह रहे हैं कि हमने किया ही जुर्म नहीं है, तो माफी क्यों? माफी तो वहां मांगी जाए कि जब हम जुर्म तस्लीम करें। हम जुर्म कोई तस्लीम नहीं कर रहे, हमने कोई जुर्म नहीं किया है, इसलिए ये कहना कि हम माफी मांगे ये गलत है। अगर माफी मांगनी है तो पहले ये हजरात माफी मांगे जिनका मैंने आपके सामने नाम लिया है। जी सर, आपने असलम गौरी साहब का बयान सुना। उन्होंने कहा जुर्म ही नहीं हुआ तो माफ़ी किस बात की है, और अगर माफ़ी मांगनी है तो मियाँ नवाज शरीफ साहब मांगें, ख्वाजा आसिफ साहब मांगें, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए, हमें माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये जो स्टेटमेंट है कि जी नवाज शरीफ साहब किस चीज़ की माफ़ी मांगे या ख्वाजा आसिफ किस बात की माफ़ी मांगे जी या जरदारी साहब मांगे, मसला ये है कि देखो हमने ज़रूर नाम अगर हमने तनकीद की है, जी फौज के सियासी किरदार पे हमेशा तनकीद की है जी और जलसों में की है, आइंदा भी करते रहेंगे कि जिस इदारे का जो मैंडेट है उसमें रहे। ठीक। लेकिन शुहदा के नाम लेकर के जो आप तनख्वाह लेके जो शहीद होते हैं तो हम उसको मतलब एक डिस्करेज कर रहे हैं आप। बिल्कुल। और जो बच्चे वालिदैन उनके हैं, जिनके बच्चे हैं, हम बजाय इसके कि उनको मोरल आप करें, उनके साथ ज़्यादा यकजहती करें, उल्टा ने जो कहे कि तनख्वाह के लिए बत होता है। जी अब मौलाना साहब का कोई मुझे मत है हैरान हो के ये फर्स्ट टाइम उन्होंने अपने सियासी करियर में इस किस्म का बयान दिया है जी कि शुहदा के साथ बजाय अजहार यकजहती करने के या शुहदा के वरसा के साथ
अदारे यकजहती करने की बजाय उल्टा उनको तनकीद का निशाना बनाया। ये मेरे लिए इसलिए कि ये मौलाना साहब को ज़रूर एक न एक दिन ये उनको एहसास होगा कि ये जो स्टेटमेंट थी ये गलती की है जी। और हुजूर कौम के सामने ये माफ़ी मांगे। देखो, आप तनकीद करें, जिस पे भी तनकीद करें, पॉजिटिव माहौल में करें, पॉजिटिव तनकीद करें। हमने भी की है, नवाज शरीफ साहब ने भी एक मौके पे की थी। अब शुहदा का नाम बीच में कैसे आ गया? बिल्कुल। और कौन आपको कह रहा है कि आप लिस्ट तैयार करें और करें? हमने तो नहीं कहा। क्या फौज ने कहा है? किसी ने कुछ नहीं कहा। अब कम से कम हुकूमत ने नहीं कहा कि जी आप लश्कर बनाएं और तालिबान के खिलाफ लड़ें। तो ये दोनों स्टेटमेंट हैं, मेरे ख्याल में वो कुछ जज्बात में मैं वो कह गए। और ख़ास तौर पर ये जो शुहदा के साथ उन्होंने बात की है ना कि जी तनख्वाह लेके शहीद होते हैं, इस बात की ये बहुत ही काबिल तशवीश है मेरे लिए। और मैं इससे मौलाना साहब की बड़ा इज्जत एहतराम मेरे दिल में था, लेकिन इस बात के बाद मैं बड़ा अपसेट हूँ कि यार एक जिम्मेदार ऐसी यार जिसको हम समझते थे कि हमेशा उसने पाकिस्तान की बात की, पॉजिटिव बात की है, शहीदों का और शहीदों के वरसा का मज़ार आकर उन्होंने बहुत बड़ी एक मतलब एक ठेस पहुंचाई है शहीदों के वालिदैन को, हमें ठेस पहुंची है कि आप ये इसका मतलब कि आप स्टेट के खिलाफ बयान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आप जो चीज जहाँ जो तफसात आप बताएं, खुल के बताएं। असम्बली का फ्लोर आपके पास है, असम्बली फ्लोर में एक दफा उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि जी फलां इलाके में जो है उसमें आ गए दहशतगर्द आए 5-6 अजला में शाम के बाद। ये असम्बली में भी उन्होंने स्टेटमेंट दी। लेकिन इसका क्या मतलब है कि आप वहाँ जलसा करें, आप हुकूमत के साथ खड़े हों, आप फौज के साथ खड़े हों कि ये हालात हैं और हम आपके साथ हैं। देखो, जो भी कामयाबी होती है हमेशा फौज और अवाम मिल के जो लेते हैं, तभी कामयाबी होती है। तो बजाय के मौलाना साहब हमारे साथ खड़े हों, फौज के साथ खड़े हों, फील्ड मार्शल के साथ खड़े हों, और ताकि उनको दुश्मन को उनके पैगाम मिले कि पाकिस्तानी अपने वतन के लिए सारे एक हैं। बेशक। तो उसके बजाय अगर इस किस्म के बयान देंगे तो लोग समझेंगे और इंडिया समझेगा कि इतनी तफरीक है। और इंडिया भी मैंने सुना है कि काफी कुछ इस पे मौलाना साहब के बयान को हाईलाइट किया जा रहा है और बार बार सोशल मीडिया पे वहाँ की जो इंडियन जो राय है वो बड़ा उसको कर रही है। तो इससे पूरे फौज का मोरल डाउन होता है। इससे हमें कोई भी स्टेटमेंट, खासतौर पर जो बड़ी सियासी पार्टियां हैं, चाहे हमारी पार्टी है, चाहे पीपल्स पार्टी है और चाहे फजल रहमान साहब हैं, अगर जो चंद सीटें हैं, लेकिन जब वो इस किस्म के बयान आते हैं तो 100 दफा सोचें कि मेरे बयान से कहीं मेरी फौज के जवान का जो सरहदों पे लड़ रहा है तो उसका मोरल तो कहीं डाउन हो जाएगा। जो माए मेरे बच्चों को भेज रही हैं कि उनको मोरल तो नहीं डाउन हो रहा। तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब को रवैये पे नजरसानी करनी चाहिए और पाकिस्तान पे रहम करना चाहिए। आपका पॉइंट आ गया। ये फरमा दीजिएगा कि कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ तो मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत के और एक अच्छी पेशरफ्त है कि वो मामला वहाँ पे 22 जुलाई तक तो कम से कम लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद जो जाना था वो रुक गया और ये इसको कामयाबी के तौर पे हुकूमत की जानिब से देखा जा सकता है। उम्मीद करेंगे कि इसके अंदर एक परमानेंट सलूशन निकल आए। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन शाबान है वो बड़े ज़ोर शोर से जा रहा है और उसके अंदर हुकूमत का और आर्म फोर्सेस का रिजॉल्व ये है कि जब तक आखिरी दहशतगर्द ख़त्म नहीं होता ऑपरेशन चलता रहेगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि सिर्फ काइनेटिक फ्रंट के ऊपर ही आप इंगेज करेंगे, यानी ऑपरेशन शाबान ही चलेगा मसले के हल के लिए, या कोई और भी आपने स्ट्रैटेजी बनाई है जिससे जो ग्रीवेंसेस हैं बलूचिस्तान के उनको एड्रेस किया जा सकता है? और क्या आपकी कोई मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है? अगर है तो उस इनिशिएटिव की तरफ भी इशारा कर दें अदर देन ऑपरेशन शाबान। देखिए, दूसरा हाल जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो सियासी हाल होता है जी। तो उसमें हम देखो उसमें कई दफा पहले भी इलेक्शन हो चुके हैं और तो हर दफा इलेक्शन होते हैं, सियासी पार्टियां हैं और इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं जी। जो आजकल हमारे खिलाफ हो रही हैं या स्टेट के खिलाफ हो रही हैं वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं जी और सिटी में लेते हैं, जीते भी हैं, असेंबली में भी आते हैं। तो उसमें सियासी हल तो यही है कि उनको इलेक्शन के प्रोसेस में जो है वो शामिल किया जाए और उस पर तो कोई कतल नहीं है कभी। तो उसमें तो चाहते हैं कि सियासी जो है, लेकिन इसमें सिर्फ ये बलूचिस्तान का नहीं है, ये सिर्फ जो बायस है जो इंडिया जो फितना ख्वार है जो फितना हिंदुस्तान के जो लोग गुस्सा हैं पैसे लेकर वो सारा काम ये गड़बड़ कर रहे हैं। उसमें जो मुकामी लोग हैं उनको स्टेट के साथ खड़ा होना होगा। उनको तो ये सारे मसाइल यहाँ से निकल इंशाल्लाह जो ऑपरेशन का हो रहा है
मैं अभी तो बलूचिस्तान के लोगों से दरख्वास्त करूंगा, हमारे भाई हैं जी। देखो बलूचिस्तान के हकूक़ की एक ज़माने बात हुई थी, ये जो 18वीं तरमीम हुई थी बेसिकली तो बलूचिस्तान के जो महरूम है उसको ख़त्म करने के लिए थी ना कि सूबों को खुद मुख्तार कर दिया जाए। जी। अगरचे उसके कुछ भी, और यही हमारा झगड़ा है, मतलब हमारे में यही बात होती है कि 18 तरमीम को कुछ लोग कहते हैं ख़त्म कर दिए, हम कहते हैं नहीं, सूबों को जितना हम ज़्यादा देंगे उस सूबे उतने खुद मुख्तार होंगे, सूबे में खुशहाली आएगी। और हमने भी और पीपल्स पार्टी हमने स्टैंड लिया हुआ है कि 18 ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो किस लिए क्या बलूचिस्तान के लोगों के लिए, तो बलूचिस्तान के लोगों को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि ये इतने जो आपको फंड्स मिल रहे हैं तरक्याती का, हमें एक शुरू से जो बलूचिस्तान का मसला है कि सरदारी निज़ाम था, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है हम सियासी सिस्टम की तरफ अब आ रहे हैं, तो कुछ टाइम लगेगा। और ये जो फितरतपार के लोग हैं इंशाल्लाह जल्दी जो है हमारे जो एक फौज के जवान है जो लड़ रही है, हम उससे खेती भी करते हैं और फिर इंशाल्लाह वो खत्म भी हो जाएंगे। चंद ही 1-2 हज़ार लोग हैं जो सर लेके जो घूमते दिन को पहाड़ों में चढ़ जाते हैं, रात को सड़कों पे आके सड़कें ब्लॉक जी। अफगानिस्तान से भी पेनिट्रेशन होती है, वो आते हैं छापा मार फिर वापस चले जाते हैं। आपने दुरुस्त तरफ इशारा किया। आपका गौस मोहम्मद खान साहब न्याजी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। नाज़रीन यहाँ वक्त हो गया एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक आएंगे तो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जनरल सालिक, आपकी तरफ आऊँगा। ये फरमा दीजिएगा कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के अब ये जो हमले हैं एक दूसरे के ऊपर, ये इनके अंदर शिद्दत बढ़ती जा रही है और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि अब सिविलियन टारगेट्स को भी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुँचाएँगे। तो सर ये किस तरफ जा रहा है मामला, इसके ऊपर ज़रा रहनुमाई फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लड़ाई 2 अनइक्वल्स की थी। एक तरफ एक बहुत बड़ी ताकत दुनिया की सुपर पावर जी, और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि बहुत छोटी ताकत। अब हुआ ये जो रिजल्ट निकले हैं जंग से और उसके बाद जो बातचीत है उसके बाद भी जो रिजल्ट निकले हैं वो दिन ब दिन अमेरिका की फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी को ऐड कर रहे हैं। अमेरिका का शुरू में तो ख्याल था कि वो जंग में वो अहदाफ हासिल करेंगे बिकॉज उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, लेकिन ईरान ने उन्हें नाको चने चबवाए जी, और जंग में वो कहीं पे भी अपने जो अहदाफ जिसके लिए वो आए थे वो नहीं हासिल कर सके। उसके बाद नेक्स्ट फेज आया जो कि बातचीत का था। उसमें भी अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि उन्हें नोशन ऑफ विक्ट्री मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, कोई ऐसी वॉर ट्रॉफी मिल जाए जिससे वो अपनी इंटरनल ऑडियंस और दुनिया को बता सकें कि ये वजह थी जिसके खातिर हम जंग के लिए गए थे। और उसमें जो मोस्ट रीजनेबल उन्हें नजर आ रहा था वो थी न्यूक्लियर डील जो कि ओबामा की डील से बेहतर हो। बिल्कुल ठीक। लेकिन चूंकि ईरान जो है वो भी दे आर वेरी वाइज पीपल, उन्हें भी सारा नजर आ रहा था जी। उन्होंने न्यूक्लियर डील डिनाई की अमेरिका को। उसके बाद एमओयू तो हो गया बिकॉज अमेरिका जो है वो लंबी जंग नहीं अफोर्ड कर सकता और बहुत सारे एरियाज में अमेरिका के नुकसानात हुए। सो एमओयू हो गया, लेकिन उसके बाद भी मैंने देखा कि अमेरिका तिलमिला रहा था। वो किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में था कि किसी तरीके से दे कैन रीडीम देयर ऑनर एंड डिग्निटी। बिल्कुल। अभी का हाल देखें कि जेडी वैंस जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बरमला इजराइल को ब्लेम किया है। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उन्होंने पैसा लगाया ताकि हमारी जो बातचीत है उसको या हमारे प्लान को फेल किया जाए। तो ये भी चीज़ें ये जाहिर करती हैं कि कितने ज़्यादा वो एंशियस और फ्रस्ट्रेटेड हैं। अब हुआ ये है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की शक्ल में अमेरिका ने एक ऐसा लेवरेज ईरान के हाथ में दे दिया है जो मेरे नज़दीक न्यूक्लियर से ज़्यादा पोटेंट है। जब भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में कोई छोटी मोटी बात होती है तो
प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्लीप्स हैं वो अनईजी होना शुरू हो जाती हैं जी। अभी भी यही हुआ है उनकी, मतलब है जो एमओयू के मुताबिक उन्होंने वायलेशन शुरू की, उसके बाद जब ईरान ने एक्शन लिया और उसके बाद आपको पता है कि लड़ाई शुरू हो गई है। अभी ये तो दिस मच जो अबाउट द पास्ट। एज फार एज द फ्यूचर इज कंसर्न, मेरी असेसमेंट में अमेरिका इसको बड़ी लंबे देर के लिए जारी नहीं रख सकेगा। उनका अपना हाउस इन डिसरे है, उनकी कोलिशंस इन डिसरे हैं, उनकी बहुत सारी सुप्रीमेसी इन मल्टीपल डोमेन्स वो कंप्रोमाइज हो चुकी हैं, और जो मीन्स और जराए वो अभी यूज कर रहे हैं, दैट इज एरियल बम्बार्डमेंट और स्ट्राइक्स, ये वो पहले भी कर चुके हैं और कोई उन्हें खातिर खा कामयाबी नहीं हुई, अब भी रिजल्ट कोई डिफरेंट नहीं होंगे। तो एक पागलपन है जिसके ऊपर वो चल रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं और दुनिया का भी नुकसान कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मैं प्रेसिडेंट ओबामा, एक्स प्रेसिडेंट की एक वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी डील के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा था, लेकिन उस डील से जब अमेरिका बाहर निकला है तो एक रिवर्स गेम बन गया है। उनका कहना यह था कि अभी हम पहले से पीछे जाके खड़े हैं। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। नासिर शिराजी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, बड़ी अहम तरफ इशारा किया है जनरल साहब ने। मेरा आपसे भी यही सवाल है, आपका एनालिसिस इसके ऊपर चाहूँगा। साथ ये भी बता दीजिए कि जनरल साहब ने इसकी तरफ भी इशारा किया, ये आगे कहीं नहीं जा रही जंग, उसी तरह पैटर्न वही है, वो उन पे हमले करते हैं, इन पे हमले करते हैं। और जाहिर है जंगों की जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इराक़ की जंग में हमने देखा कि बूट्स ऑन ग्राउंड थे तो सिनेरियो ही फ़र्क था। ईरान के साथ तबाही भी हो रही है, ईरान को नुकसान भी हो रहा है, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, तो ये वही एरियल बम्बार्डमेंट है फ्रॉम बोथ साइड्स, ये कहाँ लेके जाएगी इन दोनों मुल्कों को? शुक्रिया। अगर आप उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात करें, पहले तो मैं जनरल साहब को इत्तेफाक कर रहा हूं, और आप उनकी स्टेशन का ये पहलू देखें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो इससे पहले ईरान के खिलाफ पूरी दुनिया को मिला के ये स्टैंड ले रहे हैं कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर वे है और इसके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं होगी और इसका किसी एक के पास कंट्रोल नहीं होगा। सबसे पहले तो उन्होंने रिटन एग्रीमेंट में इसका कंट्रोल 60 डेज के लिए लिख के दिया हुआ है कि इसकी पॉलिसिंग और मैनेजमेंट ईरान करेगा। बिल्कुल ठीक। और दूसरा ये लिखा है कि 60 डेज के बाद का जो पैकेज होगा वो ईरान ओमान के साथ मिलकर ओरिजिनल कंट्रीज को ऑन बोर्ड रख के करेगा, तो वो 60 डेज के बाद की बात है, वो ईरान ने इन दिनों में फॉर्म करना है। ईरान ने जब अपनी इस चीज को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की है तो मसला जो है वो रीजनल भी हुआ है और मसला ग्लोबल भी हुआ है, और ये लगा है उनको वाज़े तौर पे कि वो जिसकी बात की जनरल साहब ने कि वो अनइक्वल है। ईरान अगर इस हुर्मुज़ को कंट्रोल कर लेता है तो फिर वो दुनिया की बड़ी इक्तिसादी कुव्वत भी बन जाएगा, और न फकत ये इक्तिसादी कुव्वत बल्कि लेवरेज भी उसके हाथ में आ जाएगा, वो पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को कंट्रोल भी उसके हाथ में आ जाएगा। बिल्कुल। अब जो सिचुएशन है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को ये रियलाइज हो गया है कि वो बूट ऑन ग्राउंड के अलावा ये सक्सेस कोई अचीवमेंट नहीं कर सकेंगे। तो जो करंट उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी है मेरी निगाह में वो बूट्स ऑन ग्राउंड ही की है। आप देखिए उन्होंने सिर्क पे अटैक किया है, उन्होंने कश्म पे अटैक किया है, उन्होंने अबू मूसा पे अटैक किया है जो बिल्कुल यूए के सब स्ट्रेटेजिक आइलैंड है ईरान के, और उन्होंने ग्रेटर और लेसर थंब के ऊपर अटैक किया है जहां ईरान की काफी ज्यादा है। अब उसके बाद उन्होंने जो ईरानियन साउथ है, आप ये देखिए कि ये पूरा साउथ जो तकरीबन हुर्मुज़ और पर्शियन गल्फ को लिंक करता है, इस पूरे साउथ को उन्होंने बंदरबाज से लेके तो हुर्मुज़गान तक उन्होंने अटैक किया। उनकी ख्वाहिश और ख्याल ये है कि वो इस जज़ायर को ऊपर हैवीली डैमेज करेंगे और फिर ये जो ईरान की कोस्टल लाइन है, यहाँ ईरान की जो सप्लाई चेन मैकेनिज्म है उसको इतना डिस्टर्ब करेंगे कि यहाँ पर उनको फिजिकल कंट्रोल हासिल जो है वो हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है वो ये है कि वो यहाँ तक तो शायद मुमकिन है कर लें, लेकिन इससे आगे क्या वो इस जगह पर अपने कंट्रोल को मेंटेन कर सकते हैं? वाज़ेह वो मेंटेन नहीं कर सकते। ईरान की सिर्फ ये स्टेट की पॉलिसी नहीं है, ईरान की सोसाइटी का जो सोशल फैब्रिक है ना वो भी पर्शियन गल्फ के साथ जुड़ा हुआ है। वहां पे एक दिन मनाया जाता है पर्शियन गल्फ का, पूरे ईरान के अंदर पर्शियन गल्फ के लिहाज से खाने बनाए जाते हैं, मीटिंग्स होती हैं, इवेंट्स होते हैं। पर्शियन गल्फ उनकी सोसाइटी के अंदर इनकॉर्पोरेट है, वो उनकी हिस्ट्री का, उनकी प्रेस्टीज का मैटर है। ईरानियंस इसके ऊपर लड़ेंगे और अगर अमेरिका जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, तो यकीनन नहीं कर पाएगा, अगर वो किसी छोटी मोटी जगह के ऊपर जो है वो बूट्स ऑन ग्राउंड लेके भी आते हैं तो उनको उसको मेंटेन रखना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और यही अमेरिकन ग्रैंड फेलियर है, जिसके बाद फिर अमेरिका के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह जाएगा। ये भी एक फेल्ड ऑप्शन है जो उन्होंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि जहां पे भी ये ऑप्शन उन्होंने इस्तेमाल किया है उसके बाद उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ी है।
क्योंकि जब आपके कॉफिन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, बॉडीज इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो फिर आपके लिए एट होम ग्राउंड उसको संभालना नामुमकिन हो जाता है। तो फिर दूसरी जो बात है कि आप कंसिस्टेंसी कितना अरसा इसको जारी रख सकते हैं। तो पहले क्यों उन्होंने 2.5 लाख के ऊपर आए? इसलिए आए कि उनके लिए कंटिन्यू रखना तकरीबन नामुमकिन हो गया था और मिलिट्री ऑप्शंस उनको कोई भी रास्ता देते नजर नहीं आ रहे थे। अब अगर इस जंग को जारी रखते हैं तो जो अमेरिका की डोमेस्टिक सिचुएशन है, जो ग्लोबल सिचुएशन है बड़ी इकोनॉमीज की, बिलखुसूस वेस्टर्न की, जो रीजनल अमेरिकन एलाइज हैं, बिलखुसूस अगर मैं एशियन एलाइज की बात करूं जैसे कि साउथ कोरिया है या जापान है या इंडिया है, जिनकी सारी इकोनॉमी और उसकी एनर्जी जो है वो इसी के साथ कनेक्टेड है। और अगर मैं बिल्कुल इमीडिएट रीजन की बात करूं जो गल्फ स्टेट हैं, तो वो तो एक अजीब पैनिक के अंदर है कि वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर जो है वो ये चाहते हैं कि किसी तौर ये खुले। ईरान के बगैर ये सोचना भी नामुमकिन है कि हुर्मस जो है वो मैनेज हो जाएगा और हुर्मस का कंट्रोल ये अपने हाथ में रख लेंगे। तो मैं समझता हूं कि टाइम भी ईरान की फेवर में है और अगर अमेरिका में जो इलेक्शन का मसला है उसको भी मदद रखे तो अमेरिका के लिए बड़ी नैरो वो हो गया है इस वक्त पैसेज। और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लिया है। अगेन इन्हें डायलॉग के ऊपर आना पड़ेगा, अगेन ईरान की TORs के ऊपर ही बात होगी और जिस तरीके से उन्होंने ये मिलिट्री ऑपरेशन अभी लॉन्च किया है इसको वो सक्सेसफुल नहीं बना सकते क्योंकि ग्राउंड कभी भी उनको सपोर्ट नहीं करेगा। ग्राउंड रियलिटी टोटली डिफरेंट है और ईरान की जो यूनिटी है वो बिल्कुल एक ऐसे लेवल पर है जैसे एक नया इनकलाब होता है। आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। वेलकम बैक। साबिक सफ़ीर मियाँ सनाउल्लाह भी हमारे साथ हैं। सनाउल्लाह साहब, ये फरमा दीजिएगा, गुफ्तगू कर रहे हैं कहाँ जा रहा है मामला ईरान और अमेरिका का, और नए से नए टारगेट एक दूसरे को सेट करके दे रहे हैं, धमकियाँ भी चल रही हैं, हमले भी चल रहे हैं। आप कैसे देखते हैं ये मामला किस तरफ को जाएगा? आपका इसके ऊपर क्या टेक है? प्लीज़ ज़रा रहनुमाई फरमाएँ। मैंने दोनों हजरात की बात सुनी है थोड़ी बहुत जी, और बहुत सारे खतरात का उन्होंने इजहार किया है जी, और दोनों का लब्बे लबाब यही है कि अमेरिका बहुत बुरी सूरत हाल में मुब्तला हो गया है जी, और उसने बहुत बड़ी हरकत की है, स्टूपिडिटी की हद को छुआ है। अब उसका नुकसान उठा रहा है और आइंदा भी उसी को ज्यादा नुकसान होगा। ईरान के बारे में बहुत अच्छे अल्फाज कहे गए हैं तो उनको फतह की तरफ देख रहे हैं दोनों हजरात जी। मेरे अपने ख्याल में वो बात बहुत हद तक उन्होंने सही की है कि ये अमेरिका फंस गया और अभी यही हमें नजर आता है कि एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और दोनों डिटरमिन्ड हैं, दोनों अपनी अपनी पोजीशनिंग को पिच अप कर रहे हैं जी, और उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और फिर ना अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को भी बढ़ा रहे हैं। ठीक है। वो ज्यादा मिसाइल सख्त किस्म के ला रहे हैं, ज्यादा ना वो डैमेजिंग हैं, ज्यादा पावरफुल हैं और उसके बाद उसका स्केल भी बढ़ा रहे हैं जी, और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा रहे हैं। फिर उसके अंदर मिक्स भी कर रहे हैं और डमी भी भेज रहे हैं ताकि जो इंसेप्टर्स हों और जो मिसाइल उनको टारगेट से दूर करने के लिए फेंके जाते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है, उनका भी ना कॉस्ट ना ज्यादा हो जाए जी, अमेरिका के लिए। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अमेरिका भी चाहता है ये जैसा कि दोनों ने कहा है, कोलिग्स ने कहा है जी, और इंडिया उसकी तरफ से भी ऐसी ही ख्वाहिश है, अगरचे वो डिवाइडेड है। मैं नहीं समझता तो उनकी क़यादत पूरी तरह यकसू है। जी, आपने देखा फ्यूनरल के दौरान काली बाग पे लोगों ने वो क्या कहते हैं स्टोन भी है ना बरसाने की कोशिश की थी क्योंकि वो नहीं चाहते कि जिन्होंने मेडिएट किया था और MOU पे साइन किए थे, बहुत सारा ग्रुप जो फ्यूनरल्स में थे वो लाखों में नहीं, 1 करोड़ के करीब या कुछ उससे ज्यादा लोग थे। जी, वो ठीक है, IRCG
के ना वो परिंदे होंगे, पासदारान की ना स्पॉन्सर्ड रैलीज थी। बहरहाल वो भी ईरानी अवाम है, वो बहुत ना इंतहा की तरफ जा रहे हैं और वही ना अपना हुर्मस का कोई हल नहीं चाहते जब तक वो अपनी सॉवरेनिटी को उस पे मजबूती से एक रुख पे ईरान के रुख में मोड़ ना लें। इसलिए वो किसी सूरत, हालांकि अगर आप देखें MOU में जो कि प्रो ना ईरान लगता है ऑन फर्स्ट एंड सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग में आपको पता चलता है उसमें कितनी सफारती ना नोट्स डाली गई हैं और वो उसके जरिए से उसको एम्बिगुअस कह सकते हैं आप, या ये कह सकते हैं कि दूसरे फरीक के लिए गुंजाइश रखी गई है। तो सफारती डॉक्यूमेंट्स इसी किस्म के होते हैं जिसको दोनों का साइड अपनी अपनी सूरत के मुताबिक इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब क्लास 5 की बात करते हैं, उसमें अगर उनको मैनेजमेंट की बात की गई थी ईरान के सिलसिले में, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया था कि ये लेन्स ना थर्ड लेन्स नहीं बनेगी, और फिर ये भी कहा गया था कि इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉज, ये भी चीज थी उसमें। अब ना दोनों ने उसको एक्सप्लॉइट किया कि वो ओमान की तरफ से आने जाने का रास्ता निकाला, उसके ऊपर उन्होंने वायलेट कर दिया, फायरिंग शुरू कर दी। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पे मैं ये समझता हूँ कि ये अभी चलेगा, ये अभी अपनी इंतहा पे नहीं पहुंचा। जब थोड़ा सा इनको 2-4 दिन और ना लगेंगे। अब ये खतरनाक ईरान के लिए भी बहुत है कि अगर वो पुलों को, ब्रिजेस को और उनकी फैसिलिटीज, ऑयल रिलेटेड फैसिलिटीज को उड़ाने लगे हैं, तो ईरान की अपनी ना एक कुव्वत है, रिजॉल्व अपनी जगह, रेजिलियंस अपनी जगह, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी ना बचे और अवाम आपके ना बहुत अबतर हालत में चले जाएं, ये कहना है कि वो तो पहले ही सैंक्शन थे, इससे ज्यादा वो नीचे क्या गिर सकते हैं। आई थिंक ये सिर्फ ना लफाजी है। जो लोग ना भूख में हो रहे होते हैं ना, सफर कर रहे होते हैं, ये ड्राइंग रूम में बैठ के अच्छी बातें, हमें भी अच्छी बातें ये है ना लगती हैं अपने अपने कमरों में बैठ के कि जी और क्या है, 2 रोटी खा लेंगे, एक ना लहसुन के साथ खा लेंगे, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि जी ईरान में बहुत ना उन्होंने अच्छी जिंदगी देखी हुई है। हम पाकिस्तानियों की निस्बत बहुत अच्छी जिंदगी देखी हुई है, और मुल्ला के दौर में भी इनके, मैं वहाँ रहा हूँ, उस वक्त भी उनकी प्रॉस्पेरिटी अच्छी थी। अब उन्होंने कुछ पैसे कमाए हैं, ये जो थोड़ा सा सीज फायर हुआ, वो सारे के सारे जंग में तो नहीं झोंके जा सकते। डिस्ट्रक्शन इतनी होगी हुई है, उसको भी तो इम्प्रूव करना। तो मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ ना कुछ रियलाइजेशन पासदारान में भी आएगी। अगरचे वो जोशीले हैं, वो तो इनकलाब को वो सेफ गार्ड करने के लिए हैं। जिस तरह आर्मी होती है वो मुल्क को सेफ गार्ड करती है, ये तो पासदारान इनकलाब है। तो वो आप ना इनकलाब से थोड़ा सा हट के इनको सोचना पड़ेगा, इसमें मददगार कौन होंगे, क्या लीडरशिप जो इस वक्त मौजूद है, और क्या जब ना नया आयतुल्ला जो अभी तक ना सामने नहीं आए, अगर वो आते हैं तो वो इसको कैसे देखते हैं। बेहतर, मैं तो उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये अगर गंभीर होता गया अमेरिका के लिए तो ये कम होगा, खित्ते के लिए बहुत खतरनाक होगा, जिसमें हम भी शामिल हैं। अब ये कहना है कि चाइना ने कहना बहुत है ना, मैं एक और तबसरा सुन रहा था जिसमें उन्होंने बड़ी बातें की हैं, और वो चूंकि एक ना नेवल के ना ऑफिसर्स थे, और वो ज्यादा बेहतर जानते हैं कि मैं नेवी और ना आर्मी के जो नॉलेज है वो तो मेरे पास नहीं, ना मैं उनको चैलेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल उनका अपना ना सॉलिड है ना है। उनके कहने के मुताबिक तो जी चाइना ने और रशिया ने पता नहीं क्या क्या चीजें उनको भेज दी हैं, और उसके कहना थ्रू ना उसके शिप्स इसके लिए भेजी गई हैं, और वो उसमें भेजी गई हैं, बाई एयर भेजी गई हैं, जिसके बेसिस पे बिल्कुल ये डिबेट भी चल रही है। बिल्कुल एम्बेसडर साहब, आपका पॉइंट आ गया, बड़ी तफसील से आपने रहनुमाई फरमाई। जनरल सालिक आपकी तरफ आऊँगा, ये फरमाइएगा कि ये बूट्स ऑन ग्राउंड अगर बिलफर्ज हो जाता है,
क्या आपको लगता है कि ये हो सकता है इन द फर्स्ट प्लेस? अगर हो जाए तो क्या अमेरिका इसको सस्टेन कर सकता है और फिर मामलात किस तरफ को जाएंगे? इस पे थोड़ा अपना एनालिसिस दे दें। मैं ये कहना चाहूंगा कि 3 स्टेटमेंट्स आज गुजरी हैं मेरी नजर से जेडी वैंस की। जी, पहली, उन्होंने इजराइल को ब्लेम किया कि उन्होंने पैसा लगाया है इस सारे प्रोसेस को स्कटल करने के लिए। बिल्कुल ठीक। दूसरा, उन्होंने यह कहा कि रजीम चेंज करना ईरानियंस का अपना मसला है, ठीक। हम बूट्स ऑन ग्राउंड भेज के 1.5 लाख फौज जो है वो भेज के तो ये काम उनके लिए नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। और तीसरा, उन्होंने कहा है कि जो था एपस्टीन, उसके कॉन्टैक्ट्स इजराइल के साथ भी थे और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस इन यूएस भी थे। और जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने एपस्टीन केस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया। ये सारी इंडिकेशंस क्लियर दे रही हैं कि मसाइल उनके अंदर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। बूट्स ऑन ग्राउंड मेरे नजदीक ये स्टेटमेंट्स देकर तो इज आउट ऑफ क्वेश्चन अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड भेजेंगे, और उसके बगैर वो स्ट्रेट ऑफ फुटमस को ओपन नहीं रख सकते सस्टेनेबल टाइम के लिए। बिल्कुल ठीक। जनरल सालेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े कम टाइम में बड़ी अहम बातें कर दी। नासिर शिराजी साहब, एम्बेसडर मियां सनाउल्लाह साहब, तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। ये मामला पेचीदा है और इसके अंदर दोनों ही मुल्कों को देखना पड़ेगा कि ख़ित्ते के हालात कहाँ जा रहे हैं, उनके अपने हालात कहाँ जा रहे हैं। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि तबाही कम से कम हो, क्योंकि ये इन दो मुल्कों का मसला नहीं, ये ख़ित्ते का और उसके बाद दुनिया का भी मसला है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।